हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे और एंजॉयफुल तरीक़ों से हैप्पी होंगे। मैं अपने चैनल बायोलॉजी मस्ती फिटनेस में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे 12th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3, जो कि न्यू एनसीईआरटी से है, जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य, है ना। जनन स्वास्थ्य यह जो पुराने एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 में है, ठीक है। लेकिन जो न्यू एनसीईआरटी आया है उसमें है जनन स्वास्थ्य चैप्टर नंबर 3, ठीक है। उसका हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि समाज में जनन स्वास्थ्य के महत्व के बारे में अपने विचार को प्रकट कीजिए, कि आपका जो विचार किस तरह से है समाज में जनन स्वास्थ्य के बारे में। जनन स्वास्थ्य मतलब क्या होता है? यानी कि जनन अंगों का क्या होना चाहिए? स्वस्थ रहना चाहिए, है ना। तो इसी के बारे में आपको अपना विचार को देना है ना। तो इसका आंसर हो जाएगी, समाज में जनन स्वास्थ्य का अर्थ स्वस्थ जनन अंगों एवं उसकी सामान्य कार्यपालिका से है। अतः जनन स्वास्थ्य का महत्व ऐसे समाज से है जिसके व्यक्तियों के जनन अंग शरीर का क्रियात्मक रूप से पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो। मतलब कि आपका जो जनन अंग है, जैसे पुरुष का प्राथमिक अंग वृषण हो गया और महिला का प्राथमिक अंग क्या हो गया? अंडाशय। उसके साथ सहायक अंग हो गया, सहायक ग्रंथियां हो गया। उस सब का अच्छे तरीका से काम करना, है ना, जनन स्वास्थ्य होता है। साथ में आपका शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए, है ना। और क्या होना चाहिए? आपका मन भी स्वस्थ होना चाहिए। आपका सभी तरह से आप होना चाहिए, ठीक है। लोगों को यौन शिक्षा के द्वारा उचित जानकारी मिलती है। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, किसके अनुसार से पढ़ रहे हैं? तो यौन शिक्षा के बारे में पढ़ रहे हैं, जिससे समाज में यौन संबंधों के प्रति फैली कुरीतियां एवं भ्रांतियां खत्म होती है। जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत लोगों को विभिन्न प्रकार के यौन संचालित रोग, परिवार नियोजन के उपाय, छोटे परिवार का लाभ, सुरक्षित यौन संबंध आदि के प्रति जागरूकता फैलाना है। गर्भावस्था के दौरान माता के देखभाल, प्रसवोत्तर माता एवं शिशु को देखभाल, शिशु के लिए स्तनपान का जैसे महत्व जानकारी के आधार पर स्वस्थ एवं जागरूक परिवार बनेगा। विद्यालय एवं शिक्षण संस्थाओं में प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य तथा यौन शिक्षा के आने वाली पीढ़ी सुलझी धारक वाली होनी होगी, जिससे हमारा समाज एवं देश सशक्त होगा। मतलब कि इसमें आपको सभी तरीके से स्वस्थ होना है। जैसे माँ भी स्वस्थ होना चाहिए, उसका बच्चा भी स्वस्थ होना चाहिए। यौन शिक्षा को के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि मासिक धर्म क्या होता है, मासिक धर्म में आपको संबंध नहीं बनाना है, केमा दिन संबंध बनाना है ना। सब तरीकों से क्या होना चाहिए? आपको जानकारी होना चाहिए, है ना। तभी जाके आपका जो बच्चा है क्या होगा? स्वस्थ और अच्छा समाज का विकास कर पाएगा। जैसे अगर बच्चा का विकास अच्छे से नहीं हो पाया, जैसे विकलांग बच्चा हो गया, तो समाज के लिए अच्छा है? तो नहीं है। किसी का दिमाग कम हो गया, तो समाज के लिए अच्छा है? तो नहीं है ना। तो सभी तरीका से स्वस्थ होना चाहिए, तो तभी जाके क्या होगा? वह समाज के लिए अच्छा साबित हो सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जनन स्वास्थ्य के उन पहलुओं को सुलझाएं जिस पर आज के परिदृश्य में परिदृश्य में विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। मतलब कि जनन स्वास्थ्य के उन सभी चीज के बारे में आपको बताना है, आपको सुझाव देना है, जो कि बहुत ही जरूरी है ना। जैसे कि इसका आंसर हो जाएगा कि जनन स्वास्थ्य के प्रमुख पहलू जिस पर आज के परिदृश्य में विशेष ध्यान देने की जरूरी है, इस प्रकार है। पहला क्या है? सुरक्षित एवं संतोषजनक
जनित स्वास्थ्य, जैसे आपका जो जनन अंग है किस तरह से अच्छा होना चाहिए, तभी जाकर आप संतुष्ट हो पाइएगा। देखते हैं कि कोई व्यक्ति होता है, सेक्स से संतुष्ट नहीं होता है ना? जैसे वो सोचता है कि शुक्राणु उसका जल्दी गिर गया, चाहे शुक्राणु शरीर से शरीर जल्दी बाष्पस्खलन हो गया, तो संतुष्ट हो पाएगा ना पुरुष संतुष्ट हो पाएगा, ना महिला संतुष्ट हो पाएगा। तो क्या होना होना चाहिए एकदम एकदम सुरक्षित एवं संतोषजनक जनिक स्वास्थ्य होना चाहिए। आपका जो शरीर है स्वस्थ होना चाहिए ज होना चाहिए। परंतु क्या होता है आपको संतोष नहीं हो पाता, अंदर से जो काम इच्छा होता है, वो अच्छे से परिपूर्ण नहीं हो पाता है ना? तो वह क्या होना चाहिए परिपूर्ण होना ही जनन स्वास्थ्य होता है। अगर परिपूर्ण आपका मन नहीं भरा है, तुरंते में तो गिर गया मेरा, टाइमिंग बोला टाइमिंग इसका नहीं है, दिक्कत है ना? चाहे लड़का में ये ज़्यादा केस में देखा जाता है, लड़का में भी देखा जाता है और लड़की में भी देखा जाता है। कितना लड़का-लड़की होता है तुरंत फिर नहीं मन करता है, फिर थक जाता है ना? तो यह क्या होना चाहिए ज़रूरी है। उसके बाद दूसरा क्या है, जनता को जनन संबंधी पहलुओं के प्रति जागरूक करना। जनता को क्या है, जनन संबंधी सभी पहलुओं के बारे में पता होना चाहिए कि जैसे कि हम अपने संतान को उत्पन्न कर लेंगे तो उसका किस तरह से उसका शरीर का विकास हो रहा है, उसका विकास अच्छे से हो पा रहा है कि नहीं, सभी तरीके से उसका क्या होना चाहिए, जागरूकता उसमें होना चाहिए, है ना? मतलब कि नहीं, उसको पता होना चाहिए कि एक बच्चे के बीच कितना समय अंतराल होना चाहिए, है ना? विद्यालय में यौन शिक्षा को प्रदान करना, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं यौन शिक्षा के बारे में, या किसके अनुसार से पढ़ रहे हैं? विद्यालय में दिया जा रहा है ना? क्यों दिया जा रहा है? कि सभी के पास यौन शिक्षा के संबंधित जानकारी प्राप्त हो सके। दूसरा है, लोगों में को यौन संचारी रोगों से किशोरावस्था संबंधी बदलाव एवं समस्याओं के बारे में जानकारी देना। मतलब कि लोगों को आपको बताना है कि आप असुरक्षित यौन संबंध बनाइएगा, तो आपको बहुत सारा बीमारी हो सकता है ना? जैसे एड्स हो सकता है, गोनोरिया हो सकता है, सिफिलिस हो सकता है, बहुत सारा बीमारी हो सकता है। तो आपको सुरक्षित क्या करना है, यौन संबंध को बनाना है। ठीक है? नेक्स्ट, जनसंख्या विस्फोट के दुष्प्रभावों को अवगत कराना। मतलब कि आप मतलब किसी का ज़्यादा ज़्यादा संतान हो जाएगा, ज़्यादा बच्चा हो जाएगा, तो अपने बच्चे को अच्छे से पालन-पोषण कर पाएगा? नहीं। तो ये जनसंख्या क्या है, एक तरह का विस्फोट है, यानी जनसंख्या बढ़ रहा है। दूसरा है गर्भपात, गर्भ-निरोध, आवर्त चक्र, बांझपन संबंधित समस्या के बारे में जानना। जैसे किसी का गर्भपात हो जाए, 3 महीना में वो गर्भपात हो जा रहा है, तो क्यों हो रहा है ना? किसी का गर्भ में भ्रूण अच्छे से अंतारोपण नहीं कर पा रहा है, तो क्यों नहीं कर पा रहा है? गर्भ निरोध के बारे में जानकारी होना चाहिए। जैसे सहेली हो गया, पता होना चाहिए कि सहेली का प्रयोग साप्ताहिक होना चाहिए, माला डी है, इसका प्रयोग 1 से लेके 21 दिन तक होना चाहिए। उसके बाद आवर्त चक्र के भी बारे में जानकारी होना चाहिए। यानी कि मासिक धर्म के बारे में भी जानकारी होना चाहिए, है ना? कि कब मासिक धर्म में आपको संबंध बनाना है कि नहीं बनाना है ना? केवाँ दिन आप संबंध बनाइएगा तो बच्चा रह जाएगा, है ना? केवाँ दिन नहीं रहेगा, है ना? आपको बांझपन के बारे में जानकारी होना चाहिए कि कोई आदमी कैसे बांझ हो जाएगा, है ना? उसका अच्छे से गर्भाशय काम नहीं कर रहा है, चाहे वो दवाई का ज़्यादा प्रयोग कर रहा है। दवाई में क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है, वो क्या करता है, अंतः गर्भाशय को परत को बनने से रोकता है ना? तो ये सब समस्या हो सकता है ना? दवा का ज़्यादा यूज़ करने से, बांझपन का बीमारी भी हो सकता है ना? दूसरा क्या है, मादा भ्रूण हत्या के लिए उल्भेदन का दुरुपयोग आदि। क्या होता था कि जो मादा क्या होता था कि उल्भेदन प्रक्रिया के द्वारा भ्रूण का अपना जाँच करवा लेता है, तो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा दुष्प्रयोग होने लगा। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जनन स्वास्थ्य के उन सभी आपको बात को बता दिया गया, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या विद्यालय में यौन शिक्षा देना आवश्यक क्यों आवश्यक है? कि विद्यालय में यौन शिक्षा देना क्यों आवश्यक है ना? अगर यौन शिक्षा आपको नहीं दिया जाएगा विद्यालय में, तो कोई एक ही बार आपको बोलेगा तो आपको खराब लग जाएगा, है ना? जैसे
क्या होता है कि आदमी एक ही चीज़ को सुनते-सुनते उसको कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे विद्यालय में यूँ यूँ शिक्षा के बारे में ज जानकारी दिया गया, तो बहुत लोग पहले सोचते थे कि ये सब क्या है, बताने वाला चीज़ नहीं है ना? इसको आप बिना बताए एकदम स आदमी शर्माता था, है ना? तो लेकिन क्या जब तक आप उसको नहीं बताइएगा तो किससे पूछेगा, है ना? तो आदमी माता-पिता से नहीं पूछ पाता है, तो इसको बारे में जानकारी रेडियो के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से दिया जाने लगा, है ना? तो देखते हैं इसका आंसर पढ़ते हैं कि विद्यालय में यौन शिक्षा अति आवश्यक है क्योंकि इससे छात्रों को किशोरावस्था संबंधी परिवर्तन एवं समस्या को निदान की सही जानकारी मिलेगी। यौन शिक्षा से उन यौन संबंध के प्रति भ्रांतियाँ का विद्य धारणा को खत्म करने में सहायता मिलेगी। इसके साथ-साथ उन्हें सुरक्षित यौन संबंध, गर्भ निरोधक उपाय, यौन संचारी रोग उससे बचाव एवं निदान की जानकारी प्राप्त होगी। इसी से परिणाम स्वरूप आने वाली पीढ़ी भावनात्मक एवं मानसिक रूप से समृद्ध हो पाएँगे। जैसे आपको स्कूल में ये बता दिया गया कि आप गलत तरीके से सेक्स कीजिएगा, तो क्या होगा कि आपको बीमारी भी हो जाएगा। मतलब एक ही आदमी के साथ आपको संबंध बनाना चाहिए, है ना? ना कि 10 लोगों के साथ आप संबंध बना रहे हैं, तो क्या बीमारी होने का सम चांस ज़्यादा हो सकता है ना? गर्भ निरोधक उपाय के बारे में बताया जा रहा है कि दवा का प्रयोग कब करना है ना? प्राकृतिक उपाय भी बताया जा रहा है कि कब यौन संबंध सुरक्षित माना जाता है, कि कब अगर आप किसी का अंडोत्सर्ग हो गया है, उस समय आप संबंध बनाइएगा तो यौन संबंध क्या है, सुरक्षित नहीं है, आपका डिलीवरी रह सकता है। ये सब बताया जा रहा है ना? किसके माध्यम से? तो विद्यालय के माध्यम से बताया जा रहा है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि क्या आप मानते हैं कि पिछले 50 वर्षों के दौरान हमारे देश के जनन स्वास्थ्य में सुधार हुआ है? यदि हाँ, तो इस प्रकार के सुधार वाले कुछ क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। अभी आप लोग देख रहे हैं कि पहले जितना जनसंख्या कितना ज़्यादा बढ़ रहा था, है ना? लेकिन जैसे हम लोग देखते हैं कि दादा हो गया, परदादा हो गए, उनके 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे, किसी-किसी के तो 12 बच्चे भी हैं, है ना? लेकिन अभी देखिएगा तो सभी का कितना है बच्चे नहीं बच्चे अभी कितना है 1 है, किसी का 2 है ना? तो यह क्या हुआ सुधार हो गया, है ना? ये क्यों सुधार हुआ? तो देखते हैं कि शिशु एवं मातृ मृत्यु दर क्या हुआ घट गया। जो पहले जो होता था कि माँ की मृत्यु ज़्यादा होता था और क्या होता था बच्चे की भी मृत्यु होता था। यह क्या हो गया अब घटा है ना? उसके बाद क्या है यौन संचारी रोगों को सिद्ध पहचान है उसका सुरक्षित उपाय। अब क्या होता है कि योग संचारी रोगों को आसानी से जानकारी प्राप्त हो जाता है ना? किसके माध्यम से? तो बहुत सारा टेक्नोलॉजी आ गया उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त हो जाता है। उसके बाद दंपत्ति को विभिन्न तकनीकों के द्वारा संतान लाभ मतलब कि जो बांझ दंपत्ति है, माता-पिता है, उन्हें क्या आईवीएफ की तकनीकी के द्वारा क्या अब संतान को प्राप्त किया जा रहा है। उसके बाद देखते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ एवं जीवन स्तर अब अभी का समय देख रहे हैं कि जो बच्चे का स्वास्थ्य है कम बच्चा रहेगा तो उसका जीवन स्तर क्या रहेगा? अच्छा रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं विभिन्न प्रकार के गर्भ निरोधक उपाय की खोज एवं उपलब्धता। जैसे बहुत सारा अब गर्भ निरोधक उपाय है, आईयूडी है, अंतःगर्भाशय युक्तियाँ है, प्राकृतिक उपाय है, कॉन्डम वाला रोध उपाय है, गोलियाँ हैं, बहुत सारा गर्भ निरोधक उपाय अभी के समय में उपलब्ध है। उसके बाद देखते हैं चिकित्सीय सहायता युक्त सुरक्षित उपाय। आपको जैसे कॉपर टी लगाना है, वो सब क्या है चिकित्सीय सहायता से आपको सुरक्षित बताया गया है। उसके बाद लघु परिवार के लिए प्राथमिकता। अभी क्या होता है बोला जा रहा है कि छोटा परिवार रहेगा तो अच्छा रहेगा, ज़्यादा परिवार रहेगा तो ना आप किसी को अच्छे से पढ़ाई दे पाइएगा, ना कुछ बता पाइएगा, ना ही कुछ विकास वो अच्छे से वो नहीं कर पाएगा। उसके बाद ये है यौन संबंधी मुद्दे पर बढ़ती हुई जागरूकता। पहले था कि ज़्यादा यौन शोषण होता था, है ना? लेकिन और क्या होता था कि कम ही उम्र में बच्चों को शादी कर दिया दिया ज जाता था। तो ये सब क्या हो रहा है यौन संबंधी मुद्दों के बारे में बताया जा रहा है कि कम एज में शादी कीजिएगा तो ज़्यादा शोषण करेगा इसका, है ना?
तो ये सबसे क्या हो रहा है, बचा जा रहा है। उसके बाद बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रण हेतु सफल प्रयासों सरकार का आम जनता। उसके बाद क्या होता है, जो जनसंख्या बढ़ रहा है, इसमें सरकार का भी बहुत सारा भागीदारी है कि उसको किस तरह से रोका जाए, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि जनसंख्या विस्फोट के कौन-कौन से कारक हैं, है ना? कि जो जनसंख्या विस्फोट मतलब क्या? कि जनसंख्या में वृद्धि क्यों और इसका कारण आपको बताना है कि जनसंख्या विस्फोट, विश्व की आबादी 2 व्यक्ति प्रति 2 सेकंड प्रति इकाई दहाई सैकड़ा 2 लाख प्रतिदिन या 60 लाख व्यक्ति प्रति माह या लगभग 7 करोड़ प्रति वर्ष के दर से बढ़ रहा है ना? अभी का जो जनसंख्या है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी कि 2 व्यक्ति प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में कितना बच्चा बढ़ रहा है, तो 2 गो, और प्रतिदिन कितना बच्चा लगभग बढ़ रहा है, तो 2 लाख, है ना? और 60 लाख यानी प्रति माह बढ़ रहा है, यानी कि हमेशा क्या हो रहा है, जन्म हो रहा है ना? ये ये यह मृत्यु में कमी और क्या होता है, जन्म दर में अवांछित कमी न आने के कारण क्या हो रहा है कि क्या हो रहा है, मृत्यु दर क्या हो रहा है, कम गया। अब देखते हैं, कुछ दिक्कत होता है, माँ को तुरंत ऑपरेशन कीजिए, बच्चे को निकाल दीजिए, माँ भी सुरक्षित और बच्चे भी सुरक्षित। पहले इस तरह का नहीं था, माँ को दिक्कत हो गया तो माँ भी खत्म और बच्चे भी खत्म, है ना? तो जो जनसंख्या वृद्धि वृद्धि उ उ उन उसके निम्नलिखित कारण हैं। तो पहला कारण क्या है? स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर में कमी। अभी आपको देख रहे हैं, सरकार ही बहुत सारा सुविधा उपलब्ध करवा रही है ना? जैसे आप फ़ोन कीजिए, एम्बुलेंस आ जाएगा, तुरंत आपको सरकारी में आपको भर्ती करके आपको तुरंत बच्चे को जन्म देने में आपको सहायता प्रदान करेगा। उसके बाद क्या है, जनन जनन योग्य व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि। जो अभी जो जनन हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, वृद्धि हो गया। क्यों हो रहा है कि जनन व्यक्तियों की वजह से। उसके बाद क्या, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण जीवन स्तर में सुधार हो। उसके बाद क्या, आप लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है, सेवाएं मिल रहा है, दवा मिल रहा है ना? सभी तरह से आपको सरकार सुविधा उपलब्ध करवा रही है। अशिक्षा के कारण व्यक्तियों को परिवार नियोजन के साधनों का ज्ञान न होना और परिवार नियोजन के तरीकों को पूर्ण रूप से न अपनाया जाना। और क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि जनरल स्वास्थ्य के बारे में कुछ भी नहीं पता। पढ़ तो बहुत लिए हैं, जैसे मैथ पढ़ लिए हैं, साइंस पढ़ लिए हैं, आईएएस बन गए, एसपी बन गए, डीएसपी बन गए, लेकिन उन्हें जनरल स्वास्थ्य के बारे में नहीं पता है, तो दिक्कत हो सकता है, अशिक्षा हो सकता है। यानी अशिक्षा मतलब क्या? पढ़ लिख आदमी हुआ लिखा शिक्षित नहीं हो सकता है, उनको ज्ञान होना चाहिए। बहुत सारे अशिक्षित व्यक्ति भी हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें ज्ञान है कि आपको कब शारीरिक संबंध बनाना है, कब शारीरिक संबंध नहीं बनाना है। तो जो जिसका ज्ञान नहीं रहेगा, तो क्या होगा, जनसंख्या में वृद्धि होगा। उसके बाद है वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के कारण खाद्यान्नों में उत्पादन में वृद्धि। अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारा दवा आ गया है, बहुत सारा प्रोडक्ट आ गया है, जैसे प्रोटीन आ गया है, नहीं कि खाने वाला बहुत सारा दवा आ गया है ना? तो वो सब क्या है, दवा के तकनीकी के द्वारा आपको प्रदान किया जा रहा है ना? खाद्यान्न आपको दिया जा रहा है। उसके बाद है निम्नलिखित सामाजिक स्तर के कारण अधिकांश निधन व्यक्ति एवं विश्वास करता है कि जितना अधिक बच्चे होंगे, वे काम करने के लिए अधिक परियो परियोजनात्मक होंगे। मतलब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं जितना मैंने बेटा-बेटी होगा तो क्या होगा, काम करने में आसानी होगा, हमको काम करके मिल जाएगा, काम हमको नहीं करना पड़ेगा। पहले एक कहावत था, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना? लेकिन अब नहीं, जिसके हाथ में कलम उसी को पूरा दुनिया है ना? सामाजिक रीति-रिवाज के कारण पुत्र प्राप्ति की इच्छा में दंपति संतान उत्पन्न करते रहते हैं। मतलब देखते हैं कोई बेटा के चक्कर में 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8-10 गो बेटी हो गई है ना? फिर भी वो बेटा के चक्कर में क्या कर रहा है? जनसंख्या को मतलब बढ़ा रहा है। तो ये सब कुछ कारण है, किसका कारण है? जनसंख्या को वृद्धि का कारण है ना?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या गर्भ निरोधकों का उपयोग नियोजित है? कारण बताइए। कि जो गर्भ निरोधक उपाय है, उसका ज़रूरत क्यों है? इसका आपको क्या बताना है? कारण बताना है। ठीक है? विश्व की बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के गर्भ निरोधकों का उपयोग किया जाता है। क्योंकि जनसंख्या ये बढ़ रहा है, इसे रोकने के लिए क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो गर्भ निरोधक उपाय का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या होता है? जैसे कंडोम। गर्भ निरोधक से न सिर्फ संभोक्ता से बचाता है, बल्कि यह अनेक संचारित रोगों संक्रमण से बचाता है। जो कंडोम क्या करता है, सिर्फ गर्भ ठहरने से ही नहीं, यह क्या है, सिर्फ गर्भ ठहरने से ही नहीं बल्कि बहुत सारे बीमारी से भी क्या करता है, यह बचाता है और संक्रमण से भी बचाता है। उसके बाद है गर्भ निरोधक के उपयोग द्वारा किसी प्रकार के अवांछित परिणाम से न परिणाम से बचा जा सकता है, उसे रोका जा सकता है। विश्व का अधिकांश दंपति गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करते हैं। गर्भ निरोधक के उन सभी महत्वों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इसका उपयोग क्या है, नियोजित है। मतलब बहुत सारे विश्व में बहुत सारे जो शादीशुदा व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं, गर्भ निरोधक उपाय को करते हैं, जिससे क्या होता है कि अनचाहे गर्भ से वह बच सकते हैं, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जनन ग्रंथि को हटाना गर्भ निरोधक का विकल्प नहीं माना जा सकता है, क्यों? मतलब कि बहुत सारे क्या लोग क्या करते हैं कि अपना अपना अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी को कटवा देते हैं, है ना? तो वह क्या है, गर्भ निरोधक का अच्छा उपाय है? इसे नहीं मा अच्छा उपाय नहीं माना जाता है, क्यों? क्योंकि गर्भ निरोधक के अंतर्गत वे सभी युक्तियाँ आती हैं जिसके द्वारा अवांछित गर्भ को रोका जा सकता है। यानी कि जो आपको मन नहीं है कि गर्भ रहे, है ना? तो उसे रोका जा सकता है ना? स गर्भ निरोधक पूर्ण रूप से ऐच्छिक एवं उत्क्रमणीय होते हैं, है ना? ऐच्छिक मतलब क्या? कि मतलब कि आपको आपको संतान चाहिए तो गर्भ निरोधक का उपाय को बंद कर दीजिए। आपको संतान नहीं चाहिए तो गर्भ निरोधक उपाय को स्टार्ट चलते रहने दीजिए। व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार इसका प्रयोग करते हैं, है ना? गर्भ धारण कर सकता है। उपयोग बंद कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो गर्भ निरोधक उपाय है, आप अपनी इच्छा अनुसार से क्या कर सकते हैं, उसको बंद कर सकते हैं, है ना? अपने नहीं तो इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है? इसके विपरीत जनन ग्रंथि को हटाने पर शुक्राणु एवं अंडवाहिनी का निर्माण अस्थायी रूप से खत्म हो जाता है, अर्थात ये उत्क्रमणीय नहीं है। एक बार जनन ग्रंथियों को हटाने पर पुनः गर्भधारण करना असंभव है। मतलब कि जैसे आप नसबंदी को करवा लेते हैं, चाहे पुरुष या महिला, है ना? तो फिर दोबारा वो प्रेग्नेंट महिला नहीं हो सकती है, क्योंकि उसने अपना जनन अंग को काट दिया है। किसे? अंडवाहिनी को काट के बाँध दिया गया है ना? जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? महिला नसबंदी। अब पुरुष भी अपना नसबंदी करवा सकता है, ठीक है? तो यह दिक्कत हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उलभेदन प्रक्रिया लिंग निर्धारण प्रक्रिया है, जो हमारे देश में निषेध है। हमारे देश में क्या हुआ? यह बैन है ना? क्या यह आवश्यक होना चाहिए? टिप्पणी दीजिए, है ना? कि जो उलभेदन प्रक्रिया है, वह क्या अच्छा है? तो यह अच्छा नहीं है, ठीक है? क्यों? कि उलभेदन ऐसी तकनीक है जिसके अंतर्गत माता के गर्भ में एमनियोटिक द्रव को कुछ भागों सिरिंज के द्वारा बाहर निकाला जाता है। इस द्रव में फीटस की कोशिका होती है, जिसके गुणसूत्र का विश्लेषण करके भ्रूण की लिंग जांच, अनुवांशिक संरचना, अनुवांशिक विकार एवं उपचायी विकार को पता लगाया जाता है। अतः इस जांच प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि संतान में किसी भी संभावित विकलांगता या विकार का पता लगाना, जिससे माता-पिता को गर्भपात कराने का आधार मिल सके, है ना?
मतलब कि बोला जा रहा है कि जो उलबेदन एक तरह का प्रक्रिया है ना? क्या है? लिंग जाँच करने की प्रक्रिया है। इसमें क्या किया जाता है कि माँ के गर्भ से एम्ब्रियोनिक द्रव को निकाला जाता है ना? तो उसमें क्या होता है, जो फ़ीटस होता है यानी कि भ्रूण होता है, उसमें क्या होता है कि जो कोशिका का विभाजन होता है, तो उसमें उस कोशिका को जाँच किया जाता है कि जनन कोशिका में क्या है, एक्स गुणसूत्र है कि एक्स वाई गुणसूत्र है। अगर एक्स एक्स गुणसूत्र रहता था तो उसे क्या कर दिया जाता था कि माँ के गर्भ में उसे खत्म कर दिया जाता था, क्योंकि एक्स एक्स गुणसूत्र वाला होता क्या, लड़की होती है, और एक्स एक्स गुणसूत्र किसमें होता है, लड़का होता है ना? इस जाँच के माध्यम से कोई बीमारी हो, उसी में इसका आप जाँच करवा सकते हैं। जैसे जैसे आनुवांशिक रोग हो, है ना? इसी में आप इसका जाँच करवा सकते हैं, है ना? किंतु आज इस तकनीक का उपयोग लिंग जाँच करके माता भ्रूण हत्या के लिए हो रहा है। इसके फलस्वरूप हमारे देश का लिंगानुपात असंतुलित होता है। मादा भ्रूण में के समान होने पर गर्भपात कर दिया जाता है, क्योंकि कभी भी हमारे समाज में पुत्र जन्म को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसा गर्भपात एक बच्चे की हत्या का समतुल्य है, अतः उल्बेदन पर कानूनी प्रतिबंध लगाना अति आवश्यक है। बहुत ही एक खराब उल्बेदन प्रक्रिया है ना? इसमें बच्चे को मारा जाता है, किसको? पुत्री को मारा जाता है। कैसे मारा मारा जाता है कि जाँच किया, पता चल गया कि एक्स गुणसूत्र है, तो समझो कि पुत्री है, उसको मार दिया जाता है ना? तो यह बहुत ही खराब प्रक्रिया है, इसमें प्रतिबंध लगना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वन दंपत्ति को संतान प्राप्त हेतु हेतु सहायता देने वाली कुछ विधियाँ का वर्णन करें। है ना? वन दंपत्ति मतलब क्या? कि जो संतान प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कि बांझ माता-पिता को संतान आप कैसे उसको दे सकते हैं, है ना? तो पहला विधि है परख नली शिशु। इसके अंतर्गत शुक्राणु एवं अंडाणु को इन विट्रो निषेचन कराया जाता है। इन विट्रो निषेचन मतलब क्या? आईवीएफ, मतलब कि शरीर से बाहर शुक्राणु और अंडाणु को निकाल कर क्या करवाया जाता है, तो निषेचन करवाया जाता है। तत्पश्चात भ्रूण को सामान्य स्त्री के गर्भावस्था में अंतरारोपित कर दिया जाता है। जब निषेचन हो जाएगा और क्या होगा, तो वह युग्मनज जब जब कोर पुट्टी बन जाएगा, फिर से उसे कहाँ कर दिया जाएगा, माँ के गर्भाशय में अंतरारोपित करवा दिया जाएगा। स्त्री के गर्भ में स्त्री के गर्भ में गर्भकाल के अवधि पूर्ण होने पर समान रूप से शिशु का जन्म होता है। मतलब कि कोई माता पिता है, वह निषेचन नहीं कर पा रहा है, तो उससे शरीर से बाहर शुक्राणु और अंडाणु को निकाल कर उसे लैब में ले जाकर उसको निषेचन करवाया जाता है ना? और जब उसमें विकास होता है, तो उसे फिर से माँ के गर्भाशय में अंतरारोपित कर दिया जाता है। ठीक है? ये ऐसे ऐसे शिशु को क्या बोला जाता है? परखनली शिशु बोला जाता है। दूसरा क्या है? युग्मक अंतर फ़्लोपियन अंतरण स्थानांतरण। अब किसी को फ़्लोपियन ट्यूब में दिक्कत है, उसमें अंडाणु का फ़्लोपियन ट्यूब में दिक्कत हो रहा है, अंडोत्सर्ग क्रिया नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या किया किया जाएगा कि इस विधि के का उपयोग उन महिलाओं पर किया जाता है जो लंबे समय से बंद हो। इसके अंतर्गत ले लेप्रोस्कोप की सहायता से फ़्लोपियन नली की एम्पुला में शुक्राणु एवं अंडाणु को निषेचन करवाया जाता है। परखनली शिशु में क्या काची होता है कि बाहर ही निकाल के निषेचन करवाया जाता है और उसे गर्भ में अंतरारोपित किया जाता है। लेकिन परंतु इसमें क्या होता है कि सिर्फ पुरुष शुक्राणु को लेकर महिला का फ़्लोपियन नली में डाला जाता है ना? किस भाग में? तो एम्पुला भाग में, है ना? तो जैसे ही एम्पुला भाग में डाला जाता है, तो क्या होता है? अंडाणु निषेचित हो जाता है ना? उसके बाद नेक्स्ट युक्तियाँ क्या है? अंतःकोशिकीय द्रव्य शुक्राणु भेदन क्षमता। इसके अंतर्गत शुक्राणु को प्रयोगशाला में संबंधित माध्यम में रखा जाता है, रखकर प्रत्यक्ष की अंडाणु में भेद दिया जाता है। प्रत तत्पश्चात भ्रूण एवं युग्मनज के स्त्री के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो पुरुष शुक्राणु को निकाला जाता है और इसको अंडाणु में में डाला जाता है, एकदम निकाल को डाला जाता है ना? उसके बाद फिर युग्मज के डायरेक्ट सिरिंज के मतलब कि बोला जाता है कि
जो युग्मज का जो विकास हो गया तो उसको स्त्री के गर्भाशय में फिर से उसे अंतरारोपित कर दिया जाएगा। उसके बाद कृत्रिम गर्भधारण, इसका उपयोग उन पुरुषों पर किया जाता है जिन्हें शुक्राणु में कमी होती है। इस विधि में शुक्राणु पुरुष के वीर्य को एकत्रित करके स्त्री की योनि में स्थानांतरित किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो पुरुष किसी का शुक्राणु शुक्राणु कम गया, है ना? शुक्राणु कम होने का बहुत सारा कारण होता है। यानी कि महिला को निषेचित करने के लिए कम से कम 7 एमएल स्पर्म की आवश्यकता होती है। अगर स्पर्म की संख्या कम हो गया, शुक्राणु की संख्या कम हो रहा है, तो उसे जमा करके सिरिंज के माध्यम से कैसे होता है, गाय-भैंस में दिया दिया ज जाता है ना कृत्रिम गर्भधारण सिरिंज के माध्यम से, उसी तरह से पुरुष का शुक्राणु को उसके महिला में सिरिंज के माध्यम से प्रवेश करवाया जाता है। जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? कृत्रिम गर्भधारण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोगों के संपर्क में आने से बचने के लिए कौन से उपाय अपनाने चाहिए? है ना? यौन संचारित रोग, जैसे कोई व्यक्ति है को यौन संचारित रोग हो रहा है, उससे बचने के लिए काची-काची का प्रयोग करना चाहिए, है ना? संवास के दौरान कंडोम का प्रयोग करना चाहिए। माने जो शारीरिक संबंध जब बना रहा है, तो उस समय काची का प्रयोग करना चाहिए, तो कंडोम का प्रयोग करना चाहिए। समलैंगिकता से दूर होना चाहिए, है ना? मतलब लैंगिकता मतलब क्या होता है? एक ही जैसे पुरुष-पुरुष के साथ संबंध बना रहा है ना? लेस्बियन जिसको बोलते हैं, देखते हैं लेस्बियन, है ना? महिला-महिला के साथ संबंध बना रहा है, इससे क्या होना चाहिए? दूरी होना चाहिए, है ना? प परिणामी व्यक्तियों से यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए। जैसे परिणामी मतलब क्या? मतलब कि अलग-अलग व्यक्तियों के साथ क्या होना चाहिए? अलग-अलग व्यक्ति के साथ यौन संबंध आपको नहीं बनाना चाहिए। वेश्यावृत्ति से दूर होना चाहिए, है ना? जैसे कोई वेश्या है ना? उससे क्या होना चाहिए? उससे आपको दूरी बना के रखना है। किसी प्रकार की यौन समस्या होने पर कुशल चिकित्सा से परामर्श लें, है ना? अनजान व्यक्ति से यौन संबंध आपको नहीं बनाना है ना? मन किया कि किसी के साथ बना रहा है ना? तो इस तरह से आपको काम नहीं करना है। और कीजिएगा तो आपको यौन संबंधी रोग हो जाएगा और उसके बाद आप बचना आपको बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य या गलत या सही है उसके बारे में आपको बताना है। गर्भपात स्वयं भी हो सकता है स्वयं हो सकता है, तो गलत। गर्भपात स्वयं नहीं हो सकता है, कुछ इसमें कारण होगा तभी जाके गर्भपात तो हो सकता है, ठीक है? उसके बाद है वंध्यता को जीवनच संतति न पैदा करने पाने की अयोग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है और यह संदेह स्त्री की समानता दोषों के कारण होता है। सही है कि गलत? वंध्यता यानी कि बांझपन सिर्फ महिला में ही होती है? तो नहीं, यह किसमें होता है? स्त्री और पुरुष दोनों में ही हो सकता है। उसके बाद ग नंबर क्वेश्चन है कि एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक उपाय के रूप में शिशु को पूर्ण रूप से स्तनपान स कराया सहायक है। यह क्या है कि मतलब कि अगर कोई प्राकृतिक रूप से गर्भ निरोधक चाहता है, तो स्तनपान कराना सही है? तो सही है ना? माना माना जाता है कि जब स्तनपान आप करवाइएगा, तो उस समय मासिक धर्म की शुरुआत नहीं होगा, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोगों लोगों के जनन स्वास्थ्य के सुधार हेतु यौन संबंधित पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा करना एक प्रभावी उपाय है। तो क्या सही है क्या? तो क्या होगा यह? सही है ना? आपको सभी सभी तरह से जानकारी आपको मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को सही कीजिए, है ना? ये क्या निम्नलिखित गलत है, इसको क्या करना है आपको? सही करना है। गर्भ निरोधक के शल्य चिकित्साएँ उपाय युग्मक बनने से रोकता है। तो क्या हो इसको क्या सही करना है आपको? कि जो गर्भ निरोध है शल्य क्रिया के उपाय युग्मक बनता है? तो नहीं बनता है। तो इसको सही कैसे कर सकते हैं कि गर्भ निरोधक शल्य की चिकित्सा उपाय युग्मक परिवहन एवं युग्मक स्थानांतरण को रोकता है। जो गर्भ निरोधक का जो उपाय है, यह क्या करता है आपको? युग्मक को बढ़ने से और युग्मक को आगे युग्मक को संचार से क्या करता है? यह रोकता है। युग्म मतलब क्या चीज़? शुक्राणु और अंडाणु, यह क्या है? युग्मक है ना? शुक्राणु को भी रोकता है आगे बढ़ने से और अंडाणु को भी क्या करता है? वह रोकता है। उसको उसको आगे देखते हैं, सभी प्रकार के यौन संचारी रोग पूरी तरह से उपाय
उपचार योग्य है तो क्या होगा? नहीं, है ना? सही प्रकार का नहीं है ना? जैसे क्या है एचआईवी, सेल्फिश संक्रमण संक्रमण यकृत रोग अतिरिक्त शेष सही प्रकार का रोग क्या है? संचारी रोग पूरी तरह से उपचार से योग्य है। यदि इसे सही समय पर पहचान के इलाज कराया जाए तो होगा, है ना? जो बहुत सारी बीमारी है एवं जैसे एड्स, ये बीमारी हो जाएगा आपको तो आपको मरना फिक्स है ना? ले लेकिन बहुत सारी बीमारी जो एवं संचारित रोग है उसमें आप इलाज करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ग्रामीण महिलाओं के बीच गर्भ निरोधक के रूप से गोलियाँ बहुत अधिक लोकप्रिय हैं, है ना? तो गर्भ निरोधक गोलियाँ सभी महिलाओं के लिए बीच बहुत ही लोकप्रिय है। जिसे क्या बोलते हैं हम लोग पिल्स, है ना? गर्भ निरोधक गोलियाँ में कौन-सा आता है? माला-डी, एडवांटेज 72, सहेली ये सब क्या है? दवा है। किसका दवा है? तो गर्भ निरोधक गोलियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टीटी तकनीकों से टीटी तकनीकों में भ्रूण को सदैव गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। टीटी टीटी त ईटी क्या है? एक तरह की तकनीक है जिसमें क्या होता है कि भ्रूण को हमेशा गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। या आई होप ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन आंसर था जो आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को दिक्कत हुआ समझने में तो फिर से दोबारा देखिए वीडियो को, तिबारा देखिए, है ना? अगर फिर भी दिक्कत है तो वन शॉट का वीडियो है ना? चैप्टर नंबर 3 का नोट्स का उसको आप एक बार जाकर देखिए, है ना? तब आपको यह थोड़ा-सा वीडियो समझ में आ जाएगा अच्छे से। तब इसी के साथ यह वीडियो को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग फिट रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।